हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्रवाई बुधवार तक के लिए स्थगित हो गई। सत्र के तीसरे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जहां सरकार की ओर से विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया गया। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही के दौरान प्रश्नकाल में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने कई मुद्दों पर चर्चा की, जहां शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपने जवाब में बताया कि हम को एजुकेशन को लेकर लगातार स्कूल और कॉलेज खोल रहे हैं और फिलहाल प्रदेश में 14,473 स्कूलों में से 12,664 में शिक्षा दी जा रही है। प्रदेश में 1,809 कन्या विद्यालय हैं। वहीं राज्य मंत्री अनूप धानक ने एक सवाल के जवाब में बताया कि निजी क्षेत्र में युवाओं को 75% रोजगार के लिए कानून बनाया गया है, लेकिन निजी उद्योगों में संविधान के मुताबिक आरक्षण लागू नहीं हो सकता। आउटसोर्सिंग पॉलिसी 1 और 2 में भी रिजर्वेशन लागू किया है। वहीं बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने विपक्ष के सवालों के जवाब दिए। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में विपक्ष को बताया कि कई बार जरूरत के वक्त बिजली महंगी भी हो जाती है तो महंगी खरीदनी पड़ती है, लेकिन हरियाणा के लोगों को बिजली दी जाएगी। इससे जाता है पावर तो आखिर हमने जहां सप्लाई करनी है पूरी पावर सप्लाई करनी है, और जो चीज मार्केट में अवेलेबल है, जिस रेट पर अवेलेबल है उस रेट पर ली जाती है आ गया, जिसके कारण से अपनी प्रोडक्शन नहीं रही। जैसा बताया मंत्री जी ने कि पानी भर गया माइंस में, उस समय कोयला कम हो गया और कोयला नहीं आ पाया, कोई प्लांट भी बंद है। बाकी हमारी और जो सप्लाई है, चाहे वो थर्मल की है चाहे वो हाइड्रो की है, वो उसमें कंप्लीट पूरी नहीं हो पा रही है। तो सप्लाई पूरा करने के लिए बाजार में उपलब्ध बिजली 24 घंटे मिलती है। जिस रेट से मिलेगी उस रेट से मिलके हरियाणा की जनता को जरूर बिजली देंगे, और वो महंगी मिलेगी, सस्ती नहीं मिलेगी। हिसार हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार रखने का प्रस्ताव सदन में सर्वसम्मति से पास हुआ। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि नागरिक विमानन मंत्रालय भारत सरकार को आग्रह किया जाए कि हिसार स्थित नागरिक हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार रखा जाए। कोई इसके ऊपर सदस्य कोई बोलना चाहे तो बोल सकते। धन्यवाद। प्रश्न है कि नागरिक विमानन मंत्रालय भारत सरकार को आग्रह किया जाए कि हिसार स्थित नागरिक हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार रखा जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें। सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, सर्वसम्मति से हुआ। जिसके बाद असंध के विद्यालय में स्टेडियम बनाने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आश्वासन दिया और कहा कि प्रदेश में खेल विभाग की तरफ से स्टेडियम की मैपिंग करवाई जा रही है। नए स्टेडियम वहीं बनाए जाएंगे जहां स्टेडियम नहीं है। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की ओर से एक मैपिंग कराई जा रही है कि पहले वाले जितने भी ऐसे स्टेडियम बने हुए हैं वो, और नए कहां का बनाने चाहिए, क्योंकि ऑन डिमांड स्टेडियम बनाने का अर्थ इसलिए नहीं है कि स्टेडियम तो बन जाते हैं, बाद में उनका रखरखाव हम देखते हैं। पहले सैकड़ों स्टेडियम बने हुए हैं, और बल्कि इस बार पहली बार हमने पिछले 5 साल में 12.5 करोड़ रुपया उन स्टेडियम्स के मुरम्मत पर, उनके रखरखाव पर लगाया है। इस बजट को हम और बढ़ाएंगे, लेकिन नए स्टेडियम वहीं बनेंगे जहां आसपास स्टेडियम नहीं है। मैपिंग कराई जा रही है। उस मैपिंग में अगर आपके पास जमीन है और आपका स्थान उचित बैठेगा तो बनवा दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुले में नमाज पढ़ने पर कहा कि किसी भी समाज के व्यक्तियों को खुले में धार्मिक काम करने की इजाजत नहीं होगी। वो अपने धार्मिक स्थान में ही करें, इससे समाज का भाईचारा बना रहेगा। मैंने जो कहा है वो ये कहा है कि किसी भी समाज के व्यक्ति को इस प्रकार से खुले में कोई कार्यक्रम नहीं करने चाहिए। अगर उनको करना है तो उनके लिए उनके जो इबादत के स्थान हैं, उनके पूजा के स्थान हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, चर्च हैं, गुरुद्वारे हैं,
उन सब स्थानों पर करना चाहिए। इसलिए कहीं आपस में समाज का टकराव न हो, इसके लिए शांतिपूर्वक वातावरण बनाकर रखना चाहिए। इसमें सबकी जिम्मेदारी है। और मुझे अच्छी बात यह है कि वहां आपस में लोग मिलजुल करके और कुछ स्थान उन्होंने तय किए हैं, उन स्थानों के ऊपर जब तक नई व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक सहमति बनी है और सहमति के आधार पर वो सब कर रहे हैं। उस सहमति के बाहर जाकर के करते हैं तब टकराव आता है। वहां डीसी महोदय, आपस में समाज के सब लोग और वो मिलकर के निर्णय करते हैं, उस हिसाब से चल रहा है। इसको ज्यादा तूल देने से और ये सामाजिक सौहार्द ये खराब होगा, इसलिए इसको तूल देने का विषय नहीं है। वहां स्थानीय एक समस्या है, मुझे मालूम है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर से भी आए हुए हैं और बाहर से आकर के वो नमाज पढ़ते हैं, लेकिन नमाज पढ़ना और सांघिक रूप से पढ़ना, प्रदर्शन करना, ये कोई बहुत जरूरी नहीं है। ये व्यक्तिगत एक इबादत का विषय है और व्यक्तिगत इबादत हिंदू समाज में भी लोग करते हैं, मुस्लिम समाज में भी करते हैं, ईसाई समाज में भी करते हैं, अपने घर पर भी करते हैं। जहां कहीं खुला स्थान अकेले अकेले करना कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन एक शो स्ट्रेंथ दिखाने से जिससे दूसरी किसी समाज की भावनाएं बढ़े। रूटीन के दैनिक या साप्ताहिक रूटीन के जो कार्यक्रम है, इबादत है, वो निश्चित स्थान सबके हैं, सब अपने स्थानों पर करते हैं। इस प्रकार से खुले में सड़कों पर या खुले ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर ऐतराज है तो उसको बैठ करके आपस में सुलझाना चाहिए, अन्यथा सौहार्द ठीक नहीं रहता। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान पोर्ट अथॉरिटी विधेयक पर चर्चा के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हरियाणा तालाब प्राधिकरण की ओर से 18,000 तालाबों का नवीनीकरण का कार्य किया जाना है, जिनमें से 550 तालाबों की योजना तैयार कर ली गई है। इसके अलावा कई तालाबों पर निर्माण कार्य जारी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि तालाबों का नवीनीकरण एवं निर्माण कार्य प्रदेश में गिरते हुए भूजल स्तर को सुधारने में कारगर साबित होगा। इसके अलावा कई क्षेत्रों में सेम की समस्या से भी निजात दिलाने के लिए तालाबों का नवीनीकरण एवं निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तालाब प्राधिकरण का कार्य लगातार जारी है। तालाबों के कार्य में लगे विशेषज्ञों का कार्यकाल बढ़ाया जाना आवश्यक है, ताकि प्राधिकरण का कार्य सुगमता से जारी रहे और अनावश्यक देरी न हो। अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर थोड़ा कहना चाहूंगा कि ये बात ठीक है, कभी कभी व्यक्ति विशेष को भी ध्यान में रख करके करना पड़ता होगा और ऐसा पहली बार और ऐसा नहीं है। ये अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो बहुत बार ऐसा कांग्रेस के काल में भी किया गया है और हमने भी आज ये किया है, तो उसमें मानने के लिए कोई मुझे आपत्ति नहीं है। एक व्यक्ति विशेष जिसकी कोई योग्यता होती है, कोई टैलेंट होता है, कोई तज्ञता होती है, कोई टेक्निकल नो हाउ होता है। अब हमने जो पॉन्ड अथॉरिटी का ये बिल बनाया था, उस समय हमारे 18,000 तालाब हैं हरियाणा में और 18,000 तालाब को ठीक करने के लिए, उनकी प्लानिंग बनाने के लिए कोई एक दिन में बनती नहीं है और इस पर लगातार काम हो रहा है। इस समय तक इस वर्ष में 550 तालाबों पर ये काम या तो इसकी प्लानिंग बन चुकी है या काम हो रहा है और ये काम लंबा है, कम से कम इसे 5 साल 7 साल 8 साल लगने वाले हैं। इसलिए कोई अगर कंटिन्यूशन में काम चल रहा है, उस काम को बजाय हम बीच में रोकें और उसके लिए और सालों हम खराब करें। इसलिए अगर कोई पहले से वेल प्रूव्ड कोई आदमी है और उसका काम ठीक चल रहा है तो हम उस काम के लिए इसको अगर एज बढ़ाना तो बढ़ाने में हमें कोई आपत्ति नहीं, हम बढ़ाएंगे ही। इसकी टर्म क्योंकि एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन उसकी टर्म जो है वो अभी पिछले दिनों में खत्म हो रही थी, खत्म होने से पहले ही उसको लगातार चालू रखा जाए, वरना इस प्रकार से आगे व्यवधान पड़ने में जो काम केवल इतने काम के लिए हम साल 2 साल और खराब करें, इसके बजाय रेगुलर तरीके से काम चलाने के लिए सब किया गया है, ये करना हमको। इसके साथ ही विपक्ष की ओर से सदन में खाद की कमी पर लाए गए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा हुई, जिस पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में खाद की कोई भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। अगले 10 दिनों में 1 लाख मीट्रिक टन खाद मिलेगी। पूरी मात्रा में किसानों को खाद देंगे। हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित हो गई है। बुधवार को सत्र का आखिरी दिन होगा, जहां कई विशेष मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। वहीं हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन 3 विधेयक पुनर्स्थापित किए गए, जो इस तरीके से हैं। हरियाणा नगर पालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख सुविधा तथा विधेयक, हरियाणा आबकारी संशोधन विधेयक 2021, हरियाणा तालाब तथा अपजल प्रबंधन प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021।
वहीं बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने जनता टीवी से खास बातचीत की, जहां उन्होंने हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई को लेकर जानकारी दी है। इस दौरान उन्होंने बताया कि सत्र में सवाल उठाना विपक्ष का काम है और विपक्ष के सवालों के हमने पूरे जवाब दिए हैं, लेकिन विपक्ष सुनना नहीं चाहता। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तीसरे दिन की कार्रवाई संपन्न हुई है। आज की कार्रवाई किस तरीके से कितनी खास रही, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के बिजली और जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं। सर, आज की कार्रवाई को आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि विपक्ष तो बाहर भी ये बात कह रहा है कि सत्ता पक्ष जो है वो बोलने का मौका नहीं दे रहा, जवाब जो है वो जिन मुद्दों पर देने चाहिए उस पर जवाब देने से बच रहा है। अगर हम उन्हें सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का टाइम दे देते तो भी उन्होंने यही बोलना था। देखिए, एक तरीका है, आप भी रोज हर सेशन को कवर करते हैं। जब स्पीकर समय बांटता है तो मेंबर्स की संख्या के हिसाब से दिया जाता है कि हमारे सरकार पक्ष के कितने मेंबर हैं, हमें उतना टाइम मिलेगा, तो उस संख्या से ऐसे ही उन्हें मिलेगा। जो कांग्रेस के कितने लोग हैं उन्हें मिलेगा, इंडिपेंडेंट्स कितने उन्हें मिलेगा, और अभय सिंह की पार्टी का या हरियाणा लोक पार्टी क्या है उनकी, कांडा साहब की पार्टी, उनको समय मिलेगा। वो स्पीकर बांट के देता है सबके सामने। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी सब चीज़ें तय करती है, उसमें कोई है नहीं। उन्हें तो एक आदत है बाहर आके हल्ला मचाना। हाउस में कुछ बोलते नहीं, हाउस में जब हम जवाब देने लगते हैं तो वॉकआउट कर जाते हैं, बाहर आके मीडिया में बोलते हैं। जी, लेकिन जो दूसरे दिन की कार्रवाई थी सर, एक बहुत बड़ा मुद्दा था स्थगन प्रस्ताव जिसपे मंजूर हुआ था। हरियाणा में नौकरियों में धांधली और भ्रष्टाचार का मुद्दा, उसमें मुख्यमंत्री ने भी लंबा चौड़ा जवाब दिया, लेकिन विपक्ष कह रहे हैं कि हम उससे संतुष्ट नहीं है, सरकार जो है वो इस मामले की जांच से बच रही है। आप क्या कहेंगे, पूरे दिन की उस कार्रवाई में आपने क्या देखा है? विपक्ष जो है वो आरोप लगा रहा था, उसमें आपने कितना आपको दम लगता है? सरकार में मुख्यमंत्री ने जो जवाब दिया वो जवाब क्या विपक्ष के आरोप के मुताबिक सही है? बिल्कुल ठीक था जी, उन्होंने बिल्कुल विद एविडेंस सारी बातें कही और सामने कही, और उससे हर कोई कन्विंस था। अब हालांकि वो भी इस बात को मानते हैं कि भाई हमें निरुत्तर कर दिए, पर उन्हें एक अपोजिशन का रोल दिखाने के लिए मीडिया में बोलना पड़ता है, वो अपनी भाषा से नहीं बदल सकते। तो साहब, आज एक मुद्दे पर जो वो कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी ने कहा कि आप हरियाणा में जब कोयले की दिक्कत या किल्लत थी तब बिजली जो है वो किस रेट पर दी गई। इस मुद्दे पर आपके साथ भी तीखी नोकझोंक हुई, क्या मसला था, क्या उनका सवाल था? मुख्यमंत्री को भी बीच में इंटरवीन करना पड़ा। देखिए, उनका जो सवाल था, उनका सवाल ये था कि हरियाणा के अंदर पिछले दिनों कोयले के थर्मल्स बंद थे, थर्मल्स में कोयला क्यों नहीं था? अगर कोयला नहीं था तो फिर उन अधिकारियों पे क्या कार्रवाई, उस कार्रवाई का ब्यौरा क्या है वो जरा मैं बताएं। ये उनके ऐसे 4 क्वेश्चन बने थे। मैंने उन्हें रिप्लाई कर दिया था कि उस वक्त पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में तो स्थिति थी कि कोयले की शॉर्टेज थी, क्योंकि माइंस में पानी भर गया था, रेलवे ट्रैक पानी में डूबे हुए थे, बरसात सदा से ज़्यादा थी, और इस कारण और जगह आई पर हमें नहीं आई थी। ये अखबार में, टीवी आप पढ़ते नहीं, हरियाणा में नहीं था। फिर मैंने उन्हें ये कहा कि आपका जो प्रश्न है उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। हम पे 25 दिन का जो ऊपर की गाइडलाइन है उसमें 25 दिन का स्टॉक रहना चाहिए। हम पे 25 दिन का स्टॉक था। उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री जी ने रेलवे मिनिस्टर से और कोल मिनिस्टर से बात करी, हमें अगले रैक आ गए थे। 25 दिन का तो हम पे स्टॉक पड़ा था। वो जो क्राइसिस थे केवल 10 दिन के थे, उस 10 दिनों में बिजली महंगी हुई। बिजली महंगी हुई तो हम जितना हमारे थर्मल प्रोडक्शन कर सकते थे वो 3200-3300 मेगावाट है, वो तो हम करते ही हैं। इसके बाद तो हमें जो 4-5 हज़ार लेनी पड़ती है, बाजार से लेनी पड़ती है। वो रेट जो है वो दिल्ली से तय होता है। उसमें सब कंपनियां जब कमी होगी तो महंगे बिकेगी। उन दिनों में 18 रुपये 20 रुपये सारे देश में बिक रही थी, तो बिजली बिकी थी। ये हमने उन्हें बताया था, पर उसका वो कहने का कि इसका कितना खर्चा पड़ा। मैं कहने इसके लिए आप सेपरेट क्वेश्चन दें या मैं इसका आपको रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन ये मैंने पढ़ के उन्हें बताया, ये था। फिर CM साहब ने उसे फिर समझाया, पर वो तो बजट थी हर बात पे। जब आपके ये जवाब दे रहे थे हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब JP दलाल साहब, तब उनसे भी बहस कर रहे थे। मतलब हर आदमी पे बराबर उठ के उन्होंने तो बस न्यूज में आने के लिए सारी बातें करनी होती। सर, ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर भी एक सवाल था जो है वो सत्र की कार्रवाई में। कितने ट्यूबवेल कनेक्शन जो है वो अभी तक दिए जा चुके हैं, कितने पेंडिंग है, क्या स्थिति है सर? हमारे 15,000 ट्यूबवेल का भी हमने पिछले हाई पावर परचेज कमेटी में तय करा है, वो हम दे रहे हैं। ये तो है हमारे जो रेगुलर जो ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाते हैं, ये हम जून में सारे लगा देंगे, क्योंकि फसल जब कट जाएगी उसके बाद हमें 1.5 महीना मिलेगा, उसमें हम सारे ट्यूबवेल लगा देंगे। इसके अलावा जो सोलर वाले हैं वो 22,000 है, उसको भी हम लगाना चाह रहे हैं, वो भी इसी साल में कंप्लीट हो जाएंगे। सर, ये राजनीतिक अनुभव के नाते आप इस 3 दिन की कार्रवाई को किस नज़र से देखते हैं? विपक्ष कितना तैयार है? सत्ता पक्ष के जवाब जो है उनसे आप उनको कैसे देखते हैं? विपक्ष की तैयारी कैसी है खासतौर पर?
देखिए तैयारी है नहीं, वहाँ कंट्रोल ही नहीं है। हुड्डा साहब से कोई कंट्रोल नहीं होता। कभी गीता बुक्कल को वेल से पकड़ के ले जाते हैं, कभी किरण चौधरी को पकड़ के ले जाते हैं। किरण चौधरी का तो हाउस में ये चर्चा रहता है कि तो रात को भी बोलती हो कि नींद में भी बोलती हो, तो चुप होती नहीं। पूरे हाउस में आप देखें, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा किरण चौधरी बोली है, इतना कोई बोला ही नहीं। कोई भी इश्यू हो उस पर भी खड़ी हो जाएगी, हर बात पे खड़ी, मतलब बिना बात ही हाउस को चलने से रोकने का काम करती है। सर एक और सवाल है, अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि जो नौकरियों में धांधली का मामला है, इस मामले में हम राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, चूंकि हम सरकार ने जो सदन में भरोसा दिया है उससे संतुष्ट नहीं है, सरकार जांच नहीं करवाना चाहती है, बच रही है। देखिए उनका अपना अधिकार है, वो कहीं भी जाएं, कहीं भी, अपनी डेमोक्रेसी है, किसी से भी मिले, उनके मिलने को हम नहीं रोक सकते। पर हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, और राष्ट्रपति के पास भी जब सुना जाता है, जब कुछ हो। मैं आपको एक बात बताऊं, जब प्रताप सिंह कैरों चीफ मिनिस्टर थे, 1962 की बात है, तो तब अपोजिशन लीडर जो देवीलाल होते थे, लीडर ऑफ द अपोजिशन, ज्वाइंट पंजाब में थे। तो ये और अकाली दल और डॉक्टर बलदेव प्रकाश और बलराम जी दास टंडन और डॉक्टर मंगल सेन सब ने लिख के 60 MLA ने राष्ट्रपति से शिकायत करी थी कि प्रताप सिंह कैरों के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई आयोग बनाया जाए। सुधीर रंजन दास को, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, उन्हें ये कमीशन अपॉइंट करा, और उस कमीशन की जब फाइंडिंग्स आई, कैरों पे साबित हो गया कि भ्रष्टाचार के आरोप है, कैरों को रिजाइन करना पड़ा। अगर अभय सिंह जाएंगे तो उनके साथ MLA की संख्या भी होनी चाहिए, ना तो उनकी पार्टी का कोई MP है, एक MLA है। जाएंगे, समय मिलेगा, समय मिलने पे एक MLA की बात पे अगर राष्ट्रपति कार्रवाई करेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। जी बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए सर। हमारे साथ हरियाणा के बिजली और जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला थे, जो कह रहे हैं कि विपक्ष की कोई तैयारी नहीं, बल्कि विपक्ष जो है वो हंगामा कर रहा है, लगातार शोरगुल के बीच में ही सदन में वक्त को ज़ाया किया जा रहा है, साथ ही तमाम मुद्दों पर सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह और जनता TV, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई पर कृषि मंत्री JP दलाल ने जनता TV से खास बातचीत की। कृषि मंत्री ने कहा कि हरियाणा में जितनी खाद पिछले साल किसानों को दी गई थी, उतनी खाद इस साल हम अभी तक दे चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके किसान अभी भी खाद की मांग कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हरियाणा में इस बार लगभग 4 लाख एकड़ जमीन पर पहले के मुकाबले ज्यादा सरसों की बुआई हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगले 10 से 12 दिनों में जितनी भी खाद की मांग है उसे पूरा कर दिया जाएगा और स्थिति सामान्य हो जाएगी। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तीसरे दिन की कार्यवाही संपन्न हो चुकी है और आज की कार्यवाही में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मंजूर किया गया था। प्रदेश में खाद की कमी के मुद्दे पर यह प्रस्ताव लाया गया था, इस पर चर्चा हुई है और इस पर जवाब दिया है हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए जयप्रकाश दलाल मौजूद हैं। दलाल साहब, आज जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया था खाद की कमी के मुद्दे पर, उस पर आपने जवाब दिया। आपने कहा कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। विपक्ष लगातार सदन में भी आरोप लगा रहा था कि कमी है, लेकिन सरकार मानना नहीं चाहती। देखिए, आज विधानसभा सत्र का तीसरा दिन था और तीनों दिन में विपक्ष कोई ऐसा जनहितैषी मुद्दा उठाने में नाकामयाब रहा है। विपक्ष ने कल बहुत हल्ला करने की कोशिश की, नौकरियों में, भर्तियों में भ्रष्टाचार की, और हरियाणा की जनता हंसती है। वो विपक्ष जिसके वक्त में गरीब के बच्चे की, प्रतिभाशाली बच्चे की नौकरी छीन के अपने रिश्तेदारों को दे देते थे, अपने चहेतों को दे देते थे, वो आज ये मुद्दा उठा रहा है। और सारे पक्ष ने ये तो कहा कि मनोहर लाल जी की ईमानदारी पे किसी को कोई शक नहीं है। जब मनोहर लाल जी की ईमानदारी पे किसी को शक नहीं है तो फिर फैसले तो वही लेते हैं, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज खाद पे उन्होंने हल्ला गुल्ला करने की कोशिश की, कॉलिंग टेंशन मोशन आया। मैंने डाटा देकर बताया कि पिछले 5 साल की जो एवरेज है उससे ज़्यादा हम आज के दिन तक DAP दे चुके हैं। शुरू में जरूर दिक्कत थी, क्योंकि जो मई जून जुलाई में DAP थी, दुनिया में कोरोना था, फैक्ट्रियां बंद थी, आ नहीं पाया था, शुरुआत में थी। एकदम बारिश होने से एकदम डिमांड आ गई थी। सरसों की बिजाई इस बार 4 लाख एकड़ की ज़्यादा हुई, तो कुछ भाइयों को दिक्कत आई, लेकिन हमने तुरंत आनन फानन में भारत सरकार से संपर्क किया और धन्यवाद करता हूं हमारे केंद्रीय उर्वरक मंत्री का, मनसुख भाई मांडविया जी का, कि उन्होंने हमें भरपूर मात्रा में खाद दी। और मैंने किसान भाइयों से यही प्रार्थना की थी कि आप चिंता ना करो, खाद का इंतजाम मैं करूंगा और हरियाणा सरकार करेगी। मुख्यमंत्री जी भी लगे हुए हैं और आपको एक आध दिन आगे पीछे हो सकती है। और मैंने ये विपक्ष ने कहा कि लाइनें लगी रहती हैं, मैंने कहा 300-400 जगह खाद बढ़ती है और खाद कभी किसी कंपनी की आती है वो अपने डीलर को देता है, कभी किसी की आती है वो अपने डीलर को देता है। तो हो सकता है किसी वक्त किसी दुकान पे खाद ना हो या कम हो और वहाँ लाइन लग जाए।
विपक्ष ने भ्रामक प्रचार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन मैं धन्यवाद अदा करता हूं किसान भाइयों के पेशेंस का कि उन्होंने शांतिपूर्वक ढंग से अपने खेतों में मेहनत करके अपने काम किया और उनको खाद मिल रही है। और उनसे मैं वायदा करता हूं कि हरियाणा सरकार उनकी खाद की, हमारे मुख्यमंत्री जी कोई कमी नहीं होने देंगे। साहब, आज जब इस प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी तो कांग्रेस के विधायक किरण चौधरी ने कहा कि कृषि मंत्री मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनके खुद के लोहारू विधानसभा के बहल गांव से लेकर यमुनानगर की बात कर लें, महेंद्रगढ़ भिवानी जिले की बात कर लें, पूरे हरियाणा में हर जगह पर लाइनें थी। माताएं बहनें जो हैं वो थानों में खाद लेने के लिए जा रही थी और किसानों पर खाद चोरी जैसे मुकदमे दर्ज करने पड़े सरकार को। तो ऐसी नौबत क्यों आई? देखिए, कांग्रेस की राजनीति करने वाले बड़े नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, ऊपर के नेता जो अपने आप को सोकाल घरानों के नेता हैं, वो जनता से जुड़े हुए नहीं हैं। वो फील्ड में नहीं आते, वो गांव में नहीं जाते, वो बस सोशल मीडिया से या ऐसे कहीं पूछपाछ के राजनीति करते हैं और उनको ज्ञान भी नहीं होता कि धरातल पे क्या सिचुएशन है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो आदमी लोगों में रहता है उसको लोगों की भावना का पता है, लोगों की जरूरत का पता है। और कांग्रेस अगर इसी तरह व्यवहार करती रही तो तीसरी बार भी कांग्रेस सारे देश में, चाहे वो देश में हो चाहे प्रदेश में, बाहर हो जाएगी। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व नेता विपक्ष अभय सिंह चौटाला दोनों ने कहा कि खाद की कमी है, सरकार ये मानती नहीं है, कालाबाजारी हुई, मुकदमे दर्ज नहीं किए गए। जिस तरीके से कालाबाजारी को रोका जाना चाहिए था वो कालाबाजारी सरकार ने रोकी नहीं, सरकार की मिलीभगत से कालाबाजारी हुई। अभय चौटाला का तो ये भी आरोप है। ये सब बेबुनियाद हैं, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। हमने सदन के अंदर सारे आंकड़े रख दिए कि आज 20 तारीख तक कितनी खाद हमने दी है और 20 तारीख तक, दिसंबर तक, पिछले अक्टूबर नवंबर दिसंबर में पिछले 5 7 10 सालों में कितनी खाद बटी है। तो वो आंकड़े सबके सामने आ जाते हैं। और ये चाहे वो डीएपी का हल्ला आज कर रहे हैं, डीएपी पिछले 1 महीने से कोई किसान ले ही नहीं रहा। डीएपी बिजाई, सरसों की बिजाई पे, गेहूं की बिजाई पे जरूरत होती है। हमारे कुछ बड़े नेता जो हैं या कांग्रेस वाले, उनको यही नहीं पता कि भाई कौन से महीने में किस चीज़ की जरूरत होती है। तो इनका मकसद सिर्फ हल्ला गुल्ला और किसान हितैषी होने का ढोंग करना है। किसानी के बारे में इनको ज्ञान नहीं है। और मैं कहता हूं कि जब ये इस तरह के मुद्दे किसान हित के उठाते हैं या नौकरियों में भ्रष्टाचार के उठाते हैं तो आम हरियाणवी हंसता है कि कांग्रेस ऐसे क्यों मजाक कर रही है। लेकिन दलाल साहब, विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार किसान हित होने का दावा करती है, हितैषी खुद को बताती है, लेकिन जब आज एमएसपी के ऊपर एक प्रस्ताव केंद्र को भेजने का था कि एमएसपी पर कानून बने, इसका हरियाणा विधानसभा समर्थन करती है, प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए था। जब कृषि कानूनों का धन्यवाद का प्रस्ताव भेजा, उसको स्पीकर साहब ने तो नामंजूर कर ही दिया, लेकिन सरकार भी चर्चा ऐसे प्रस्ताव पर नहीं चाहती। हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुले दिल से, आज़ादी का अमृत महोत्सव था कि इसमें कोई भी विरोध ना हो, किसी थोड़े से वर्ग का भी ना रहे, तो ये फैसला कर दिया कि कृषि कानून जो वापस लेते हैं, एमएसपी पे कमेटी बनाते हैं। जब एमएसपी पे कमेटी बनाने का फैसला हो गया जिसमें अधिकारी होंगे, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होंगे, और राजनीतिक नेता होंगे, किसान संगठन होंगे, वो फैसला करेंगे, तो ये क्यों आडंबर कर रहे हैं? इनको आडंबर करने से कोई फायदा नहीं होता। जो काम मोदी जी कर रहे हैं किसानों के लिए, जो काम किया है, चाहे वो केसीसी बढ़ाने का है, किसान सम्मान निधि देने की बात है, यूरिया के नीम लेपन का है, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करने का है, ड्रिप इरिगेशन देने का है, पानी के बचाव का है। हरियाणा में तो सारे देश से ज़्यादा किसान हितैषी योजनाएं हैं, नीतियां हैं हरियाणा में। के मुकाबले में अगर सारे देश के काम, प्रदेशों की सरकारें काम कर दे तो इस देश की सारी काया पलट हो जाए। अंतिम सवाल है सर, ये 3 दिन का सत्र जेपी दलाल सत्ता पक्ष की तरफ बैठकर किस नजर से देखता है विपक्ष को, कि विपक्ष की कितनी तैयारी है, ये नहीं है, अगर है तो फिर किस मुद्दे पर आपको किसी विपक्ष ने प्रभावित किया हो? नहीं, विपक्ष गैर जिम्मेदार है और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार ही अभी करता रहता है। गंभीरता से कोई नया मुद्दा, कोई हमारी खामियां, हमारी नीतियों में कमियां, कोई चीज बताए तो विपक्ष की बातों को हम मानने को तैयार है। लेकिन विपक्ष के लोग जो है ना तो अध्ययन करते हैं, ना जड़ों से जुड़े हुए हैं, ना किसान से, ना आम जो युवा हैं उनकी भावनाओं को समझते हैं। सिर्फ हल्ला गुल्ला करना ही उनका मकसद है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।
हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल थे, जो कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो गंभीर नहीं है, ना उनकी कोई मजबूत तैयारी है और ना ही उनका कोई इस तरीके का जो है उनके पास तथ्य हैं जिससे वो सत्ता पक्ष से जवाब ले सके। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ते कदम में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना अहम है। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के प्रभावी रूप से क्रियान्वयन के लिए प्रदेश भर में अंत्योदय ग्रामोदय मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसके जरिए लाभपात्रों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से सीधे तौर पर लाभान्वित किया जा रहा है। इसी कड़ी में पिनगांव के ITI परिसर में आज दूसरे दिन अंत्योदय ग्रामोदय मेले का आयोजन किया गया, जहां SDM मनीषा शर्मा ने मेले का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों से रूबरू होते हुए विभागीय स्तर पर प्रदेश सेवाओं को तत्परता से सरल तरीके से योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि अंत्योदय की भावना से सरकार उल्लेखनीय कदम उठा रही है। इस मेले में 17 विभाग और बैंक भाग ले रहे हैं और इस मेले का उद्देश्य गरीब परिवार की आय बढ़ाना है। 2 दिन का मेला लगाया गया है 20 और 21, और कल हमारे जो टोटल बेनिफिशियरी टर्नआउट रहा है वो 348 रहा है। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी रश है और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हम उसको क्रॉस करेंगे अपने कल के टर्नआउट को। और अभी तक हमारे 193 आ चुके हैं लाभार्थी। इस मेले का यही मकसद है कि हमारे जितने भी बेनिफिशियरी हैं जो कि कतार में कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो सके, इंडिपेंडेंट हो सके। यहाँ पे हमारे 18 डिपार्टमेंट्स की 53 स्कीम्स हैं, उन सभी के अंदर डिपार्टमेंटल स्टॉल्स लगे हुए हैं और बाहर हमारे वेलकम डेस्क है, हेल्प डेस्क है और काउंसलिंग डेस्क है। इसमें जो उद्देश्य ये है कि हम लोगों को ये बताएंगे उनके लिए कौन कौन सी स्कीम्स अवेलेबल हैं, सरकार ने क्या क्या स्कीमें बना रखी हैं। फिर उसके बाद जो उनका खुद का रुझान होता है और जहाँ पे अगर उनको नहीं पता है कि वो किस तरह की स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं, वहाँ पे हमारे काउंसलिंग डेस्क पे जो हमारे एम्प्लॉयज़ बैठे हैं वो उनको मदद करते हैं। तो इसमें लोग जो हैं एनिमल हस्बेंड्री, मत्स्य विभाग का, हमारा महिला निगम का, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इन सब के लिए खुद से ऑप्ट कर रहे हैं। तो जनता सरकार में अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।